वैसे ही आज हम बात किसी पॉलिटिकल मुद्दे की नहीं करेंगे, क्योंकि आज का दिन रतन टाटा को समर्पित है। आज जब बात रतन टाटा की हो रही है और उनका नाम जो है हमारी जुबान पर आया तो दिल भर आया। आज देश में कई आंखें नम हुई और जुबान पर बस एक ही नाम है, रतन नवल टाटा, जिन्होंने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को नया आकार दिया बल्कि लाखों लोगों के दिलों में भी एक खास जगह बनाई है। रतन टाटा, जिनकी गिनती न केवल एक सफल उद्योगपति के रूप में होती है बल्कि एक दयालु और दार्शनिक आत्मा के रूप में भी होती है, और अब वो हमारे बीच नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए। दुनिया के प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 वर्ष की आयु में बुधवार रात उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कुछ समय से बीमार चल रहे रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। भारतीय उद्योग जगत की यह महान शख्सियत इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत सदियों तक याद की जाएगी। रतन टाटा न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत थे। टाटा परिवार का देश के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा, उसे रतन टाटा ने अपने अद्वितीय फैसलों से और मजबूत किया। टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने और उसे सबसे प्रमुख व्यापारिक घराना बनाने में उनका बड़ा हाथ रहा। उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व ने देश और विदेश में उनके प्रति अनगिनत लोगों की भावनाओं को जोड़ दिया। आज उनके यूं चले जाने से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों की आंखें नम हैं। अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर, हरपला भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूंगा। और रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे, ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान था। एक इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद इतना सीधा साधा रहना, जमीन से जुड़ा रहना, ये बहुत कठिन काम वो करते थे। मैं जब मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले उनके घर गया था, तब मैंने उनको देखा, मेरे से जो बात किया उन्होंने, जो इतना व्यक्तिमत्व जो है उनका, डाउन टू अर्थ, एक सीधा सादा रहना, मराठी में हम कहते हैं सादी राहणी उच्च विचारसरणी। देखिए, रतन टाटा जी ये एक बहुत ही सफल उद्योगपति तो थे ही, लेकिन उससे भी बड़े व्यक्ति के रूप में हम उनको देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए और समाज के लिए काम किया है, उन्होंने केवल सफल उद्योग नहीं खड़े किए, एक विश्वासार्हता खड़ी की, एक ऐसा ब्रांड खड़ा किया जिसने हमारे देश को एक ग्लोबल इमेज दी, और उसके साथ साथ अपनी संपत्ति को टाटा ट्रस्ट में विलीन करते हुए उन्होंने इस विश्वस्त व्यवस्था से, ट्रस्ट से, जिस प्रकार के फिलेंथ्रोपिक काम उन्होंने किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, बुनियादी क्षेत्र में हो, समाज और देश के उपयोगी जो कार्य उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से किए हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। टाटा परिवार की महान विरासत को रतन टाटा ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे रतन जी टाटा ने टाटा समूह के विस्तार में अहम भूमिका निभाई थी, और उसी तरह रतन टाटा ने भी 1991 से 2012 तक टाटा समूह की बागडोर संभालते हुए कई नई सफलताएं दिलाई। 2016 में वो फिर से टाटा समूह के अंतरिम चेयरमैन बने और 2017 तक इस पद पर रहे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने ऑटोमोबाइल और रक्षा क्षेत्रों में प्रवेश किया और आम भारतीयों को साहसपूर्वक सपने देखने की प्रेरणा दी, यह कहते हुए कि पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है। लगता था कि रतन टाटा पूरे जीवन भर, हमारे जीवन भर, आने वाले जीवन में हमेशा रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग
आप उनको हमेशा मिलते नहीं हैं, बट उनका एहसास देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आता है, देश के चैरिटी इंस्टीट्यूशन में नज़र आता है, देश के आबो हवा में नज़र आता है, अच्छाई में नज़र आता है। तो आज मैं कहूँगा कि देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा। मेरी मुलाकात उनसे कुछ साल पहले लंदन में हुई थी। बकिंगम गेट में उनका एक ताज का होटल है, तो मुझे मिले थे और 5-7 मिनट तक बात करते रहे और फिर बोले कि आई लाइक योर कॉमेडीज, आप आई लाफ व्हेन आई सी यू समटाइम्स, नॉट वेरी ऑफन बट रेयरली आई सॉ 1 or 2 कॉमेडीज। बट उसके अलावा आई थिंक किसी इंसान को अगर अपना आदर्श बनाना है तो उसमें रतन टाटा सबसे ऊपर नंबर पर आएंगे। रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी सबसे चर्चित उपलब्धियों में नैनो कार का निर्माण था, जिसमें आम नागरिक को किफायती वाहन का सपना साकार किया। इसके अलावा उन्होंने टिटली और जैगुआर लैंड रोवर जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का अधिग्रहण करके टाटा समूह की शक्ति को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। उनके चाहने वालों के दिलों में आज उनके प्रति गहरा सम्मान और भावुकता है। उनके चले जाने से उद्योग जगत में एक मजबूत स्तंभ खो चुका है। उनके जाने के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि टाटा समूह का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा और उनकी 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति का वारिस कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा की कहानी है, जिसने हमें सिखाया है कि सफलता का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि समाज की भलाई के लिए काम करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। रतन टाटा ने हमेशा अपने व्यवसाय के साथ साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा है और उनका मानना था कि एक अच्छे नेता की पहचान उसकी टीम और समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता से होती है। रतन टाटा के कार्यों ने दिखाया है कि एक व्यक्ति का दृष्टिकोण कितना शक्तिशाली हो सकता है। उन्होंने जब टाटा समूह की बागडोर संभाली तो उन्होंने न केवल व्यापार को आगे बढ़ाया, बल्कि विभिन्न सामाजिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में उनके योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को बदल कर रख दिया। आइए एक बार नजर डालते हैं रतन टाटा की पर्सनल लाइफ पर। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा नवल टाटा और सुनी कमिसारेट के बेटे हैं। और जब रतन टाटा 10 साल के थे तब वो अलग हो गए थे। आपको बता दें कि उन्हें GN पेटेट पारसी अनाथालय के माध्यम से उनकी दादी ने औपचारिक रूप से उन्हें गोद लिया। आपको ये बता दें उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कि रतन टाटा का पालन पोषण उनके दादी के द्वारा की गई। 4 बार शादी करने के करीब पहुंचे, लेकिन शादी उन्होंने नहीं की। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा नवल टाटा के बेटे हैं। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब वो अलग हो गए थे। तो ये उनकी पर्सनल लाइफ की कहानी थी। अब आगे बढ़ते हैं। रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनकी दूरदर्शिता का उदाहरण है कि जब उन्होंने नैनो कार का सपना देखा, ये केवल एक कार नहीं थी, ये लाखों भारतीयों के लिए एक सपना बन गई कि वो खुद अपने वाहन के मालिक बन सकते हैं। उन्होंने ये दिखाया कि तकनीकी नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी का मेल कैसे संभव है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने हमेशा नैतिकता और मूल्यों को प्राथमिकता दी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि असली शक्ति और महानता उन मूल्यों में निहित है जिन्हें हम जीते हैं। उनका नाम हमेशा उन लोगों के साथ जुड़ा रहेगा जिन्होंने न केवल आर्थिक विकास किया बल्कि मानवता की सेवा की। आइए अब आपको दिखाते हैं उनकी ऐसी ही दरियादिली की कुछ कहानी, कुछ उदाहरण। दानवीर रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया था। और आपको बता दें कि टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड दिया था।
टाटा समूह ने 2014 में आईआईटी बॉम्बे में $950 मिलियन का दान किया। टाटा ट्रस्ट ने भारतीय विज्ञान संस्थान न्यूरो साइंस सेंटर को 750 मिलियन रुपए का अनुदान दिया। टाटा समूह ने संसाधन विवश समुदायों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एमआईटी में टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की भी स्थापना की, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनका आपसे परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं। इसी के साथ मुंबई से हमारे साथ हमारी संवाददाता मनीषा जोशी जुड़ गई है। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। धन्यवाद। आकाश जी, आज हमारे बीच रतन टाटा नहीं रहे, लेकिन कई किस्से हैं उनके जो हमेशा हमारे दिल में रहेगा। उन्होंने अपने कर्मों से हमारे दिल में एक ऐसा जगह बनाया, ऐसा स्पेस उन्होंने क्रिएट किया कि हम उन्हें कभी भूल नहीं सकते। क्या आपके ज़हन में भी उनके लिए कोई कविता, उनके साथ बिताए हुए कोई पल या कोई किस्सा आपके ज़हन में हो जो आप साझा करना चाहते हो? आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। बहुत अच्छे से आपने शुरुआत की है। वाकई उस समय का है जब टाटा साहब ने नानो लॉन्च की थी। मुझे उनके साथ 5 से 6 मिनट बिताने का वक्त मिला था। तब मैं नानो क्यों लॉन्च की थी उस चीज के बारे में बताए थे कि कैसे एक मध्यम वर्गीय लोअर मिडिल क्लास हिंदुस्तानी परिवार के लिए भी चाहते थे कि उनके पास गाड़ी हो। वो इतने सेंसिटिव थे, हर हिंदुस्तानी की इतनी चिंता करते थे कि वो कह रहे थे कि आकाश, हर हिंदुस्तानी 8 लाख 10 लाख की गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ऐसी गाड़ी लॉन्च की है ताकि हर हिंदुस्तानी परिवार अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ गाड़ी में बैठ के यात्रा कर सके। और उस समय टाटा ग्रुप की तरक्की की बात नहीं कर रहे थे, वो बात कर रहे थे हिंदुस्तान की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की, कि कैसे हिंदुस्तान में अधिक से अधिक युवाओं को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देते हैं, कैसे क्वालिटी एजुकेशन दी जा सकती है और कैसे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एक ग्लोबल इकोनॉमी बनाया जा सकता है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के एफर्ट्स की वजह से हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से आज की तारीख में फास्टेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी हम हैं। तो रतन टाटा की बात करूं मैं, उनकी जो दिल को छूने वाली बातें हैं, ये सबको पता है बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सबको पता है बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जिस प्रकार से समाज सेवा वो करते थे, फिलेंथ्रोपी वो करते थे। आपने किससे कहा, सबसे पहला किस्सा कोरोना के समय जब पूरा हिंदुस्तान अपनी अपनी सेहत की चिंता में लगा हुआ था, तब रतन टाटा साहब से उन्होंने 1500 करोड़ रुपए प्लेज किया है कि कोरोना के अगेंस्ट देश की फाइट में वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जबकि देश के हर व्यक्ति के लिए एक एक पैसा उसमें जरूरी था। उससे पहले 220 करोड़ रुपया टाटा मेडिकल सेंटर को उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और देखिए कितने संवेदनशील थे वो। उन्होंने पेट्स के लिए, स्टे एनिमल्स के लिए, जो डॉग्स और कैट्स हैं, उनके लिए भी स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल खोला ताकि वो, और उन्होंने लोगों के लिए मैसेज छोड़े कि ऐसा ना हो मानसून में कोई छोटा डॉग या कैट जो है गाड़ी के सामने आ जाए, उसकी कैसे सुरक्षा करें। तो हर व्यक्ति की परवाह थी उनको, पेट्स तक की परवाह थी। तो आप मान सकते हैं कि मैं उन्हें कहता हूं, मेरी उनको श्रद्धांजलि इसी प्रकार से है कि ही वॉज अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट। यही मेरी श्रद्धांजलि है उनको शत शत नमन। और दूसरा, मैं हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब से और सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सुदर्शन के प्लेटफॉर्म से और सुबह से तमाम चैनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि रतन टाटा साहब को भारत रत्न दिया जाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब देश की तरक्की में हमेशा लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने देश को ग्लोबल मैप पे बहुत इज्जत दिलाई है। तो उनको मेरी एक और रिक्वेस्ट है, प्रधानमंत्री साहब, जब देश के लिए आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, सारा देश आपकी इज्जत करता है, तो रतन टाटा साहब के लिए भी भारत रत्न का आप जो है अनाउंसमेंट कीजिए, क्योंकि रतन साहब और टाटा साहब इस चीज को डिजर्व करते थे। और उसके अलावा देखिए, टाटा ग्रुप के हर एम्प्लॉय को वो एजुकेशन, हेल्थ की सुविधाएं देना चाहते थे, उनके परिवार का ध्यान रखते थे। उनको ये था कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग खुश रहें, सुखी रहें, अच्छी सेहत रहे, अच्छी उनको शिक्षा मिले। इसके अलावा देखिए, टाटा ग्रुप ने, जो टाटा ट्रस्ट ने हॉस्पिटल सेट किए, कितने लोगों ने उनसे इलाज करवाया है। टाटा ग्रुप की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से MBA की उनकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जहां से जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको बहुत अच्छी नौकरियां मिलती है, उनको बहुत इज्जत भी मिलती है।
मैं तो ये तक कहूंगा कि टाटा ग्रुप के साथ जी मुझे 90s में जुड़ने का जब मौका मिला तो मुझे सम्मान मिला कि टाटा ग्रुप के साथ मैं कारोबार करता हूं। जी तो सबसे अच्छा एक साफ सुथरेपन के साथ व्यापार किया, तरक्की की, और कंट्रोल रिजीम से लिबरलाइज रिजीम में शिफ्ट भी उनका इतना अच्छे से हुआ, और हर हिंदुस्तानी व्यक्ति की जिंदगी में टाटा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जी किसी ने जो है हर टाटा की हिंदुस्तानी बस में व्यक्ति सफर के किया है। जीवन में, जिंदगी में कहीं ना कहीं टाटा जुड़ा हुआ है, चाहे वो कपड़े के माध्यम से हो, गाड़ी के माध्यम से हो, या फिर अन्य अन्य चीज़ों के माध्यम से हो, खाने के माध्यम से हो, नमक के माध्यम से हो, अलग अलग चीज़ों में, हर जगह हर इंसान की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं टाटा जो है वो जुड़े हुए हैं और हमेशा यूं ही जुड़े रहेंगे। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ हमारी संवाददाता मुंबई से मनीषा जोशी भी जुड़ गई है। मनीषा, किस तरह की हलचल इस वक्त मुंबई में देखने को मिल रही है, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या अपडेट है मामले को लेकर अभी? जी, आपको बता दें कि कल ही भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा जी का मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और इसी कारण से पूरे देश भर में कल शाम से ही जो दुख और गम का माहौल है, और से लेकर आज सुबह से ही जो उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पे मुंबई में एनसीपीए में लाया गया था, और वहां पर लगातार दर्शन करने के लिए जो है जो भारत के दिग्गज नेता हो गए, अभिनेता हो गए, वो पहुंच रहे थे। इसके साथ ही अभी दिल्ली के शमशान भूमि में लोग अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे ही थे। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट है वो यह है कि अंतिम संस्कार उनका हो चुका है, और सारे के सारे जो वरिष्ठ नेता है, दिग्गज नेता है, उद्योगपति है, वो वहां से वर्ली शमशान भूमि से रतन टाटा जी का अंतिम संस्कार करके निकल चुके हैं, वहां से सब चले चुके हैं। अभी तक की ये अपडेट जानकारी मिली है। जी ठीक है, धन्यवाद मनीषा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ लगातार जिंदल जी जुड़े हुए। जिंदल जी, आपके पास आते हुए, रतन टाटा की अनेकों कहानी है, लेकिन सवाल जब रतन टाटा की निजी जिंदगी के बारे में अगर जहन में आता है तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की। आखिर क्या वजह रही होगी कि उन्होंने शादी नहीं की? देखिए, ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है। इतने बड़े व्यक्ति से, इतने महान व्यक्ति से, जो दूसरों का हमेशा भला करता था, आई थिंक जो है उचित नहीं है कि इस तरह की बात उनके सामने रखी जाती। मैं तो उनकी महानता और उनकी उदारता के किस्से बता सकता हूँ। इतनी नम्रता उनमें थी। आज हम देखते हैं कोई व्यक्ति 30, 40, 50 करोड़ का मालिक बन जाता है तो उसमें जो है जनरली बहुत उग्रता आ जाती है, स्वभाव में बहुत गर्मी या कई बार अहंकार आ जाता है। लेकिन वो इतने बड़े आदमी थे, इतने बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप को जो है कंट्रोल कर रहे थे, तब भी उनके स्वभाव लेकिन के अंदर जिंदल जी, अगर हम इतनी इस पे नम्रता बात थी। के अगर हम उनकी पर्सनल लाइफ पे बात करें तो ये भी तो हो सकता है ना सर कि उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी देश को देना चाहते थे, परिवार की चीज़ों में उलझना नहीं चाहते थे, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, योगी आदित्यनाथ ने भी किया, और इसी तरीके से मिसाल कायम करने के लिए रतन टाटा ने भी किया हो कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश को समर्पित किया, परिवार की चीज़ों में वो उलझना नहीं चाहते हो। देखिए, मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं तो इतना कह सकता हूं कि देश के लिए तो वो बिल्कुल समर्पित थे, देश की तरक्की के लिए वो बिल्कुल समर्पित थे, और हर व्यक्ति का वो ध्यान रखते थे। मुझे आज भी याद है जब मैंने उनसे मुलाकात की थी नैनो की लॉन्च के समय, उस समय उनके कर्मचारी उनके साथ थे। तो वो कर्मचारी जो है, शायद 2 दिन पहले, 3 दिन पहले उनकी तबीयत खराब रही होगी उन कर्मचारी की, तो उन्होंने उनसे ये नहीं पूछा कि भाई तुम 3 दिन पहले काम पे क्यों नहीं आए। उन्होंने उनसे ये पूछा मेरे सामने, अब आपकी तबीयत कैसी है, अब आप भले चंगे तो हैं। देखिए कितनी नम्रता, कितनी मिठास, कितनी शालीनता उनके स्वभाव में थी। उनके पास तो देखिए पूरे हिंदुस्तान में टाटा ग्रुप में लाखों कर्मचारी थे, फिर भी अगर किसी कर्मचारी को कोई तकलीफ हुई है, कोई बीमारी हुई है, तो सबसे पहले वो ये पूछते थे कि भाई आप भले चंगे तो हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। यही नम्रता जो है उनको जो है इतनी इज्जत देती है कि हम जैसे लोग उनको जो है बहुत इज्जत देते हैं। इसीलिए मैं तो आज भी तमाम चैनल से प्रधानमंत्री साहब से और देश की सरकार से रिक्वेस्ट की है कि एक रतन टाटा मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया जाए, जो हर साल देश के युवाओं को बताया जाए रतन टाटा साहब की पर्सनैलिटी से कि किस तरीके से उन्होंने टाटा एम्पायर को ग्रो की, किस तरीके से उन्होंने फिलैंथ्रोपी की, सोशल सर्विस की, किस तरीके से उन्होंने नानो की तो बात आपने की, इंडिका वो गाड़ी थी जो रतन टाटा साहब के नेतृत्व में लॉन्च हुई थी, जो ट्रूली इंडियन कार थी। किस तरीके से
जैगुआर लैंड रोवर को जो है उन्होंने एक्वायर किया। इस तरीके से उनको विदेशों में कई बार ऐसा भी हुआ, ऐसे मौके भी आए कि विदेशों में किसी कंपनी ने उनके साथ उस तरीके से अच्छा बर्ताव नहीं किया, तब भी उनकी नम्रता देखिए, तब भी उनका जो है समर्पण देखिए अपने काम को लेके कि अपने काम को वो तरक्की देते गए। और टेल्को को आज के युवा नहीं जानते, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसका आज नाम टाटा मोटर है, टेल्को को उन्होंने शुरू से ज्वाइन किया था। और टाटा ना सिर्फ टाटा मोटर्स को, टाटा स्टील को, टीसीएस को, पूरे टाटा ग्रुप को उन्होंने नई हाइट्स दी। और आज की तारीख में क्या होता है, बहुत से हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके साथ ये बात होती है कि किसी पर्टिकुलर राजनेता से जुड़े हुए हैं या कैसे है, लेकिन टाटा, रतन टाटा के बारे में कभी कोई ऐसी बात नहीं सुनी। ट्रांसपेरेंट, साफ सुथरा बिजनेस, ग्रोथ और आम आदमी के वेलफेयर के साथ आम आदमी से कनेक्टेड चीज। जैसे मैं आपको बता रहा था, हर आदमी टाटा से कहीं ना कहीं जुड़ा होगा। कोई टाटा की बस में बैठा होगा, हाईवे पे जाते हैं तो टाटा के ट्रक्स दिख जाते हैं आपको, टाटा के किसी का बच्चा टीसीएस में जॉब कर रहा होगा, तो टाटा ब्रांड नेम रतन टाटा साहब ने ऐसा बनाया कि हर हिंदुस्तानी उसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ, और हर हिंदुस्तानी उस टाटा ब्रांड नेम की और रतन टाटा साहब की दिल से इज्जत करता है। और मैं आकाश जिंदल और मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in तो खुद इस चीज के गवाह हैं कि रतन टाटा साहब कितने सादा इंसान थे, कितने नम्र इंसान थे, और कैसे वो देश की तरक्की, देश के लोगों के एम्प्लॉयमेंट, देश के लिए टैक्स जनरेशन, और जिंदल जी, अगर आपने टीसीएस की बात की तो टीसीएस की आपने जैसे बात की तो उससे एक बात मेरे जहन में आया, एक बात मुझे ख्याल आया कि टीसीएस एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने न सिर्फ जो कॉलेज में सबसे टॉप के बच्चे उन्हें उठाते हैं, बल्कि बेसिक बच्चों को भी उठाकर उन्हें जॉब देने का काम टीसीएस कंपनी द्वारा की जाती है। जी हाँ, देखिए टीसीएस एक बहुत ही इज्जतदार कंपनी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बहुत युवाओं को उसने रोजगार दिया है। और टीसीएस जो है एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं विश्व भर में उनके कस्टमर हैं, विश्व भर में टीसीएस के एक ब्रांड की इज्जत है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी जो है बन चुकी है। और ओवरऑल टाटा ग्रुप को उन्होंने क्वालिटी के लिए, देखिए टाटा ग्रुप जो है ओवरऑल क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और टाटा ग्रुप के साथ कई तरह की चीजें हुई। ऐसा भी हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद कई कंपनियां उनकी नेशनलाइज की गई, सरकार द्वारा टेक ओवर की गई। ऐसा भी हुआ लाइसेंस राज में भी उन्होंने काम किया। रतन टाटा साहब खुद उस वक्त के गवाह है जब लाइसेंस राज में उन्होंने काम किया जेआरडी टाटा साहब के नेतृत्व में। जेआरडी टाटा साहब भी बहुत ही जो है बहुत ही महान जो है बिजनेस लीडर थे, उनके साथ उन्होंने काम किया। उसके बाद लाइसेंस राज से जब लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़े, तब भी उन्होंने किसी कंपनियों को इनोवेट किया, ट्रांसफॉर्म किया, मॉडर्नाइज किया। अब टाटा मोटर्स में देख लीजिए कैसे व्हीकल्स को मॉडर्नाइज किया गया, कैसे उनमें इनोवेट किया गया, क्योंकि उन टाटा मोटर्स और रतन टाटा साहब हिंदुस्तान के पैसेंजर को जानते थे, हिंदुस्तान की सड़कों को जानते थे, हिंदुस्तान के पैसेंजर को किस तरह का व्हीकल सूट करता है और किस तरह का व्हीकल यूज हुआ है वो जानते थे। इसीलिए उतनी बढ़िया व्हीकल्स का निर्माण किया गया। तो कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान को समझते थे, हिंदुस्तान को पहचानते थे, हिंदुस्तान की तरक्की उनके दिल के बहुत करीब थी। और साथ ही साथ टाटा ग्रुप के हर कर्मचारी का वो ध्यान रखते थे। मैं तो ये कहूंगा, अगेन कहूंगा, रतन टाटा साहब के बारे में, मैन विद अ गोल्डन हार्ट, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सलूट करूंगा मैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है देश के अंदर। मैं तो ये भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे और जो है दुर्लभ रत्न हिंदुस्तान में आए, ताकि हिंदुस्तान की तरक्की जो है उनके साथ साथ हो। और हिंदुस्तान जो है अभी मैंने बताया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तो हम बन ही गए हैं बड़ी इकोनॉमीज में से, और हमारे प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में अब तो हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी हम बने हैं और थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ हम प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं, इसमें भी रतन टाटा साहब का बहुत अच्छा योगदान है। उनकी कंपनियों का हमारी जीडीपी ग्रोथ में, टैक्स कलेक्शन में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत योगदान। जी ठीक है जिंदल जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ नीरज राजपूत जी भी जुड़ गए हैं जो वरिष्ठ पत्रकार है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पे। जी, रतन साहब के जितना भी किस्सा सुनूं, जितनी भी कहानियां बताऊं उनके बारे में कम है। जितना ज्यादा उनके बारे में सुनूं, जितना भी सुनूं, और भी ज्यादा हम इंस्पायर होते जाते हैं। क्या रतन जी का, टाटा रतन के कोई कहानी आपके जहन में, या फिर किसी तरह का कोई किस्सा, किसी तरह का कोई बिताया हुआ साथ में पल जो आपको याद हो, आप शेयर करना चाहते हो? देखिए, सबसे पहले तो श्रद्धांजलि मेरी तरफ से रतन टाटा को, रतन टाटा जी को। सर के नाम से हम लोग उनको बुलाते हैं, रतन टाटा सर के नाम से। और जो हमारे को पैनलिस्ट हैं, कितनी बातें उन्होंने बताई रतन टाटा जी के बारे में, और मुझे लगता है खत्म नहीं होंगी बातें अगर वो बताते रहेंगी कि क्या योगदान टाटा ग्रुप कर रहा है हमारे देश की उन्नति के लिए, आर्थिक विकास के लिए। और उस साहब का उन्होंने बताया कि कौन कौन सी कंपनियां उनकी हैं, चाहे हम लोग उनकी
ताज होटल के ग्रुप देख लें, या टाटा, या फिर इंडियन एयरलाइंस ले दें जो टाटा ग्रुप मैनेज करता है। छोटी छोटी टाटा टी हम लोग देखते हैं, तो टेटले हम लोग बोलते हैं, वो पहले ब्रिटिश कंपनी थी, कैसे उन्होंने एक्वायर किया था। नैनो शुरू की नहीं चल पाई, लेकिन फिर लैंड रोवर और जगुआर जैसी बड़ी उन्होंने ऑटोमोबाइल्स जो है कंपनियां जो थी वो भारत में खड़ी की। लेकिन मैं यहाँ आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ कि उन्होंने आर्थिक प्रगति की, आम लोगों के लिए की। अब नेक्स्ट स्टेप जो था वो टाटा ग्रुप के लिए आने वाला था कि हमारे देश को मजबूत कैसे किया जाए, सैन्यकरण कैसे किया जाए, हमने हमारी जो वेपन इंडस्ट्री है उसको कैसे मजबूत किया जाए। और उसमें टाटा ग्रुप, जो टाटा एडवांस के नाम से उनकी कंपनी है, जो डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी में उन्होंने दाखिल हुई थी, क्योंकि हमारे देश में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा था भारत, और प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो आए। और क्योंकि हमारे देश में ये माना जाता था कि जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, गोला बारूद है, वो सिर्फ सरकारी कंपनियां ही बनाएंगी, और उसमें बहुत पीछे पिछड़ रहा था, भारत पिछड़ रहा था करगिल युद्ध के बाद से। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने कहा कि प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए खोल दिया जाए, और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इस टाटा एडवांस कंपनी ने, जिसको हम टाटा डिफेंस एंड एरोस्पेस के नाम से जानते हैं। जो आपने किस्से की बात की, ठीक है, 2006 या 2007 का। ठीक है। नीरज मेहमान जुड़े हुए हैं चर्चा के लिए। नीरज जी, आपके पास आते हुए, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ चुनौतियां होती है। रतन टाटा के जीवन में किस तरह की कोई चुनौती आई है? क्या आपको कुछ पता है कि उनके जीवन में किस किस तरह की चुनौतियां आई हैं? बिल्कुल, मैं जानता हूँ चुनौतियां किस तरह की आई थी टाटा ग्रुप के सामने। लेकिन जो आपने पहले, हमारा सवाल रह गया था आपका कि जी जी कोई किस्सा बताइए रतन टाटा जी के बारे में। जी 2006 या 2007 का एरो शो था, उसमें उस वक्त उम्र जो थी रतन टाटा की 69 ईयर्स, 69 साल उम्र थी उनकी उस वक्त। उन्होंने फाइटर जेट F-16 फाइटर जेट उड़ान में उड़ान भरी थी। F-18 में अगले दिन उन्होंने फिर F-18 में बढ़ी। तो हर कोई हैरान रह गया कि इस उम्र में जब आदमी जब रिटायर हो जाता है और उसके बाद फिर वो अपनी जीवन जीता है रिटायरमेंट की, उस वक्त में उनमें इतना जोश था, इतना जज्बा था कि वो फाइटर जेट उड़ाने जा रहे थे। और उस वक्त कोई सोचता भी नहीं था कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो फाइटर जेट उड़ा सकता है, क्योंकि वो खुद एक प्रोफेशनल पायलट थे। इसलिए उन्होंने उड़ान भरी। और लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो अमेरिका की है, उन्होंने खुद इनवाइट किया था रतन टाटा जी को कि आप आइए और हमारे फाइटर जेट में उड़ान भरिए। उसके बाद दोनों कंपनियों ने, यानी कि टाटा ग्रुप ने और लॉकहीड मार्टिन ने, एक बड़ा करार किया, जिसके तहत जो F-16 के जो विंग्स होते हैं, जो फाइटर जेट्स के विंग्स होते हैं, वो भारत में ही बनने लग गए थे। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोल दिया है इंडस्ट्री, जो आपने कहा कि चुनौतियां क्या क्या आई थी, चुनौतियां ये आई थी कि जिस वक्त हमारे देश में प्राइवेट इंडस्ट्री एंटर कर रही थी, तब सबसे पहले जो रतन टाटा की जो ग्रुप था, टाटा ग्रुप जो टाटा एडवांस है, उसने तोप बनाने की कोशिश करी कि हम अपने भारत के लिए तोप बनाएंगे, क्योंकि भारत के पास बोफोर्स तोप के बाद से कोई तोप आई नहीं थी। बोफोर्स कांड हुआ था 80 के दशक में, उसके बाद से उन्होंने कहा हम तोप बनाते हैं। उन्होंने एक ऐसी तोप बनाकर दी, भारत को दी। उसके लिए उनको बहुत मुश्किलात सामने आई थी। लेकिन जब हालात चेंज हुए, आत्मनिर्भर भारत की बात आई, सेल्फ रिलायंस की बात आई, तब इस तोप को आज हम लोग जानते हैं कि पहली बार आजादी के बाद, पहली बार 2 साल पहले जो लाल किले पर हमारे जो तोपों की सलामी दी जाती है, वो उनकी ही तोप, जो अटैक्स तोप जिसको बोलते हैं, जो DRDO के साथ मिलकर टाटा ग्रुप ने बनाई है, उससे सलामी दी गई थी। उससे पहले तक, यानी कि आप मान सकते हैं 1947 से लेकर 1922 तक जितनी भी लाल किले पर या फिर 26 जनवरी पर परेड होती थी, उसमें जो सलामी दी जाती थी वो ब्रिटिश तोप हुआ करती थी, जो इंग्लैंड से बनी हुई तोपें थी, उनसे दी जाती थी। अब आते हैं कि अब जब वो आज चले गए हमारे साथ, इसी महीने की बात मैं बता रहा हूँ, आज के समय में 1 अक्टूबर को टाटा ग्रुप ने, टाटा एडवांस पहली इंडियन ऐसी कंपनी बन गई है जिसने विदेश में जाके हथियारों की फैक्ट्री लगाने का करार किया। मोरक्को में टाटा एडवांस कंपनी ने अपनी जो उनकी आर्मर्ड व्हीकल्स होती है, जिन्हें हम बख्तरबंद गाड़ियां कहते हैं, उनको, उस गाड़ी को बनाने के लिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भारत की कंपनी, अभी तक जितना हम लोग सुनते आते थे कि भारत सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश है और हम सारे हथियार खरीदते थे, लेकिन आज ये स्थिति हो गई कि भारत की पहली कंपनी टाटा एडवांस बनी कि उसने अपनी फैक्ट्री मोरक्को में लगाने जा रही है और बहुत जल्द बन जाएगी, करार हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि रतन टाटा जी के कार्यकाल के दौरान ही, जब वो यहाँ पर थे, उनकी जिंदगी के सामने ही टाटा एडवांस ने, टाटा ग्रुप ने एक और मिसाल जो है कायम की। और हमारा जो आर्थिक उन्नति के साथ साथ जो हमारे देश को मजबूत सुरक्षा के क्षेत्र में देने के लिए, वो टाटा एडवांस और रतन टाटा जी का जितना भी योगदान है वो कम ही है। अभी और भी बता सकता हूँ, C295 एयरक्राफ्ट जो वडोदरा में एयरबस के साथ बन रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि एयरबस ने किसी बड़ी कंपनी के साथ, इंडिया की कंपनी के साथ बनाया है। और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायुसेना के लिए बन रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने ही खुद लीव रखी थी 2022 में। तो ऐसे बहुत कहानियां, किस्से हैं इनके, जिनके बारे में आप कहेंगे तो चलते ही रहेंगे।
जी, ठीक है। नीरज जी, लौटूंगी आपके पास। जिंदल जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जिंदल जी, 26/11 की अगर बात की जाए तो 26/11 के समय में रतन जी का जो अपने एम्प्लॉय के लिए योगदान था, इतना मुश्किल समय था, उस समय भी रतन जी किस तरीके से हमने देखा कि अपने एम्प्लॉय को उसी तरीके से निरंतर सैलरी देते रहें। कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही थी कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अब आगे क्या होगा, लेकिन हमने देखा कि कितनी मजबूती से रतन टाटा जी ने अपने एम्प्लॉय को संभाला। एक भी लोग उस समय पे बेरोजगार नहीं हुए। रतन टाटा जी ने न सिर्फ अपने एम्प्लॉय को संभाला, बल्कि वहां पर बाहर में जो रेडी पटरी पे, गेटवे ऑफ इंडिया पे जो वहां पर सामान बेचा करते थे, उनके लिए भी एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़े रहे। देखिए, यही तो रतन टाटा जी की पर्सनैलिटी की खासियत है कि जब भी तकलीफ आई, जब भी दिक्कत आई, उन्होंने आगे बढ़ के तकलीफ में जो है अपना वहां पे तकलीफ को दूर करने के लिए जो कुछ प्रयास कर सकते थे वो किया। वही तो मैं आपको किस्सा याद दिला रहा हूँ। आप याद दीजिए, कोरोना का समय हिंदुस्तान के लिए कितना मुश्किल समय था। हर व्यक्ति के लिए एक एक रुपया कीमती था। हर कॉर्पोरेट ग्रुप के सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी टिप कर गई थी। ऐसे समय में जो मुश्किल समय था देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए, क्योंकि उनके खर्चों के बोझ चल रहे थे, ऐसे समय में एक बहुत बड़ा दिल चाहिए ये कह के आगे आने को कि मैं 1500 करोड़ रुपए प्लेज कर रहा हूं कोविड के अगेंस्ट फाइट के लिए। ये है रतन टाटा। ऐसी मैंने आपको किस्सा बताया, जब नानो लॉन्च हुई थी तब वो नानो के साथ साथ जब उससे बात कर रहे थे, उन्होंने, मुझे आज भी उनके अल्फाज याद है कि आकाश, मैं चाहता हूं कि देश के अंदर बेरोजगारी खत्म कर सकूं, शिक्षा दे सकूं। और जैसे मैंने आपको बताया, जो दिल को छू गई थी बात, उनके कर्मचारी उसी समय आए जो 2 दिन से आ नहीं पाए थे, उनकी तबीयत खराब थी। रतन टाटा साहब ने ये नहीं पूछा कि आप क्यों नहीं आए, उन्होंने सबसे पहले पूछा कि क्या आपकी तबीयत सही है, भले चंगे हैं आप। तो इतने बड़े व्यक्ति और इतनी नम्रता, इतना प्रेम, इतनी सादगी, इसीलिए मैं बार बार सुबह से, मेरा ये 16वां-17वां शो है अलग अलग चैनल्स पे, मैं प्रधानमंत्री साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इनको भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि ये सचमुच भारत के रत्न थे, ये सचमुच भारत के कोहिनूर हीरा थे। इनको भारत रत्न से नवाजा जाए और साथ ही टाटा मेमोरियल लेक्चर हर साल रखा जाए, जिसमें मेरे जैसे व्यक्ति का उनके साथ मिलना रहा। मेरे साथी जो मेरे मित्र बैठे हैं वो भी उनके बारे में काफी जानकारी रखते रहे हैं। हम जैसे लोगों को आमंत्रित किया जाए ताकि हम जो है देश के युवाओं को उनके बारे में बता सके, ताकि देश के युवा उनसे इंस्पिरेशन ले सके, मोटिवेशन ले सके कि कैसे तरक्की के बावजूद अहंकार, बिल्कुल भी अहंकार नहीं था, कैसे नम्रता, कैसे सादगी, कैसे देश प्रेम की भावना, कैसे अपने एम्प्लॉयज के प्रति समर्पण, उस भावना के साथ आगे बढ़ा जाता है कि लोग आपको जो है हमेशा इज्जत देते हैं, लोग आपको हमेशा जो है श्रद्धांजलि देते हैं। मैं आकाश जिंदल आपके चैनल के माध्यम से दोनों हाथ जोड़ के उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। और एक चीज और मानता हूं, जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए सुनहरे ख्वाब देखे हैं, देश को 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनाने के, और 5th बिगेस्ट इकोनॉमी प्रधानमंत्री साहब के नेतृत्व में हम बने हैं, उस पे रतन टाटा जी का बहुत एक बड़ा रोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो बहुत अच्छे ख्वाब हमारे लिए देखे हैं, उसको पूरे करने में रतन टाटा साहब का बहुत अच्छा सहयोग, एक कंट्रीब्यूशन रहा है, ये मैं मानता हूं। ठीक है जिंदल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। नीरज राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आपको बता दें, रतन टाटा, आप हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। आपकी यादें और आपके विचार हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है। आपके बिना ये दुनिया अधूरी है, लेकिन आपकी शिक्षाएं और प्रेरणा हमेशा हमारे साथ रहेगी। आपको, आपकी आत्मा को शांति मिले, इसकी हम कामना करते हैं। ओम शांति।